सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से गैप हो गया था अपलोडिंग में, तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम इतना गैप क्यों कर रहे हो। मतलब तुम सिर्फ डेली लाइव आ रहे हो लेकिन कोई स्टोरी अपलोड नहीं कर रहे हो। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि वो सेकंड चैनल पर अपलोड हो रही है। और आप सभी ने सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने वीडियोस जो है वो अपलोड करी हुई हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी ज़्यादा गैप नहीं करता हूँ। इस चैनल पर या तो सेकंड चैनल पर या तो थर्ड चैनल पर किसी न किसी चैनल पर वीडियोस अपलोड करता ही हूँ। तो तीनों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ एक बात और ज़रूरी है जो वो बतानी है मुझे, वो है कि अगर आपके साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, कुछ भी हॉरर मतलब कुछ भी घटा हो, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप जो है मुझे ये जो नंबर देख रहे हैं आप, इस पर मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, 2 मिनट हो गए हैं, माफ़ करना है यार। अब बातों बातों में इंपॉर्टेंट बात करता हूँ तो वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, तो सॉरी। अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। और आज की जो ये वीडियो है, आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा कि मैं आप सभी को यक्षिणी की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। करण और स्नेहा एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने शादी भी कर ली थी। उनकी शादी को लगभग 1 साल होने वाला था और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर करण अपनी वाइफ स्नेहा के लिए कुछ अच्छा स्पेशल करना चाहता था। इसलिए वो रात के वक्त बैठकर सोच रहा था कि आखिर वो स्नेहा के लिए क्या अच्छा कर सकता है। और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपनी वाइफ को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा। करण ने काफ़ी रिसर्च करी रेस्टोरेंट्स के बारे में। वो देख रहा था कि आखिर शहर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, लेकिन उसे अपने शहर का कोई भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका जो शहर था वो थोड़ा छोटा था, इसलिए वहाँ पर कोई खास रेस्टोरेंट नहीं थे और वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया। लेकिन उसने मन में तो फैसला कर लिया था कि वो स्नेहा को काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, जिसकी उसने उम्मीद भी ना की हो। इसलिए उसने पता किया तो उसे पता चला कि शहर के बगल में जो दूसरा शहर है उसमें एक नया रेस्टोरेंट खुला है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो उस रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, करण ने फैसला कर लिया कि वो अपनी वाइफ को वहीं पर डिनर के लिए लेकर जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। जैसे जैसे दिन बीते और मैरिज एनिवर्सरी पास आती गई, वैसे वैसे करण की जो एक्साइटमेंट थी वो भी बढ़ रही थी और आखिरकार वो दिन भी आ गया। रात के वक्त जैसे ही 12 बजे, वैसे ही करण ने सबसे पहले अपनी वाइफ को विश किया और काफ़ी अच्छी तरीके से उसे ट्रीट किया। पूरे दिन उन्होंने मस्ती मजाक किया और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया। और रात होते ही करण ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्लान है। स्नेहा ने कहा, क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, क्या प्लान है वैसे? और उसके बाद करण ने कहा, प्लान कुछ ऐसा है कि हम दोनों डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। और स्नेहा ने कहा, क्या सच में? और उसके बाद करण ने हाँ में सर हिलाया। स्नेहा ने पूछा, अच्छा कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? जिसके जवाब में करण ने कहा, वो तो तुम्हें वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा, इसलिए एक काम करो, अच्छे से तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, ठीक है? स्नेहा काफ़ी अच्छे से तैयार हुई और जब वह तैयार होकर बाहर आई तब करण उसे देखता ही रह गया, क्योंकि स्नेहा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और करण ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुमने मुझे पसंद कैसे कर लिया? तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे देखो एकदम नॉर्मल सा। और उसके बाद स्नेहा ने कहा, अरे तुम लुक वाइज काफ़ी स्पेशल हो और दिल से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, अब बकवास मत करो, अब चलो चलते हैं। उसके बाद करण अपनी कार में बैठ गया और स्नेहा भी कार में बैठ गई और वो दोनों निकल गए। जब वो दोनों कार में थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब स्नेहा ने पूछा, अरे अब बता भी दो कौन से रेस्टोरेंट में ले जा रहे हो, क्योंकि अब तो हम शहर से बाहर जाने वाले हैं, ये रास्ता शहर की बाहर की ओर जाता है ना। और उसके बाद करण ने कहा, हाँ हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, इस शहर में मैंने काफ़ी पता किया तो मुझे कोई रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया। और उसके बाद स्नेहा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम
सिर्फ डिनर करने के लिए शहर से बाहर जा रहे हो? जिसके जवाब में करण ने कहा, अरे तो कौन सा मैरिज एनिवर्सरी हर दिन आती है, साल में एक बार आती है, तो क्यों ना इसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाए। और देखो ये सब मेरा प्लान है, तो तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, सिर्फ एंजॉय करो। और उसके बाद स्नेहा ने करण को गले से लगा लिया और करण ने कहा, अरे बस करो अभी, वरना ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और उसके बाद स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ मैं सब समझ रही हूँ, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। जैसे ही वो शहर से बाहर निकले तो एक जंगल नुमा इलाका आ गया, जिस जंगल से सड़क होकर जा रही थी। और उसी सड़क पर करण भी कार को ड्राइव कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने में खोए हुए थे। स्नेहा ने कहा, अरे बस करो, अब सामने देखो वरना एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। जिसके जवाब में करण ने कहा, क्यों एक्सीडेंट होगा? हाँ, गलती तो तुम्हारी है ना, मेरे दिल का एक्सीडेंट तो पहले ही हो गया है। जब से तुम्हें देखा है कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। उसके बाद स्नेहा ने कहा, अरे सामने देखो ना, तुम तो एकदम बच्चों की तरह हरकतें करते हो। और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। कार का जो टायर था वो अचानक से फट गया और कार की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए कार बेकाबू हो गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। और कार टकराते ही कार से धुआं निकलने लगा। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो दोनों बेहोश हो गए। जब करण की आंखें खुली तो उसने देखा कि कार से धुआं निकल रहा था और उसके सर से भी बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। उसके सर से इतना ज्यादा खून निकल गया था कि जो पूरी स्टीयरिंग व्हील थी वो पूरी लाल हो चुकी थी। लेकिन उसका दिल तो तब फट गया जब उसने बगल में स्नेहा को देखा। उसने देखा कि स्नेहा पूरी खून से लथपथ है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। स्नेहा को इस हालत में देखकर करण जोर से चिल्लाया और उसके दिमाग पर काफी हैवी प्रेशर पड़ा, जिसके कारण वो फिर से बेहोश हो गया। जब करण की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक झोपड़ी के अंदर है और एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, वो कुछ पौधों की मदद से एक दवाई तैयार कर रही थी। करण ने कहा, मैं कहाँ हूँ, मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है? और उसके बाद उस लड़की ने कहा, सबसे पहले आप शांत हो जाइए, वरना आपके दिमाग पर फिर प्रेशर पड़ेगा और आप फिर से बेहोश हो जाएंगे, अपने आप को संभालिए। जिसके जवाब में करण ने कहा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम मुझे ये बताओ मेरी वाइफ स्नेहा कहाँ पर है? और उसके बाद वो जो लड़की थी उसका जो सर था वो नीचे झुक गया और उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। करण ने कहा, अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है, कहाँ है मेरी वाइफ? अब आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत हो चुकी है। और जब करण ने यह सुना तब उसने मानो जैसे अपना मानसिक संतुलन खो ही दिया और वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है मेरी वाइफ, कहाँ पर है? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, वो सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उसके बाद करण ने अपनी वाइफ स्नेहा की डेड बॉडी को देखा तो उसकी जो हालत थी वो खराब हो गई और वो अपना सर पीट पीट कर रोने लगा। उस लड़की ने कहा, जो होना था वो हो चुका है, इसलिए अब आप शांत हो जाइए, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी और आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जिसके जवाब में वो जो करण था वो चीखने लगा और उसने उस लड़की के ऊपर हमला करने की कोशिश करी। करण ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम हमें इस झोपड़ी में क्यों लेकर आई? हमें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी? अगर तुम हम दोनों को सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाती तो मेरी वाइफ जिंदा बच जाती। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ, समझे? मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर है, जहां पर कई किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल और कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे हॉस्पिटल लेकर जाती? और मानती हूं जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब मैं कार के पास पहुंची और आपको और आपकी वाइफ को इस हालत में देखा तब मैं भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और मैं भी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ पर पहुँची तो आपकी वाइफ पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी।
करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। उसकी उसकी जिंदगी जो इतनी अच्छी खासी खूबसूरत चल रही थी, वो आखिर इतनी बदसूरत और डरावनी कैसे बन गई। उसे ऐसा ही लग रहा था कि ये सब एक डरावना सपना है और कुछ ही देर में वो डरावना सपना टूट जाएगा। वो इस बात पर यकीन करना ही नहीं चाहता था कि जो कुछ भी वो देख रहा है और जो कुछ भी वो महसूस कर रहा है वो हकीकत है। करण फिर से रो रो कर बेहोश हो गया और काफी देर बाद उसे फिर से होश आया। एक बार फिर से करण को जब होश आया तब उसने अपने आसपास देखा तो वो उसी झोपड़ी में पड़ा हुआ था, लेकिन वहां का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो ज़मीन पर बैठी हुई थी और वो कुछ चीज़ें बोल रही थी, जैसे वो कोई काला जादू कर रही हो। करण ने जब ये सब देखा तो उसने पीछे से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? और उसके बाद उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, वही जो तुम चाहती हो। और उस लड़की ने पूछा, यानी कि करण ने, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। और उसके बाद उस लड़की ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी वाइफ को जिंदा कर रही हूं। और जैसे ही ये बात करण ने सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कहा, क्या क्या तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ, ऐसा भी होता है क्या? ये सब बकवास है, तुम झूठ बोल रही हो ना? और उसके बाद उस लड़की ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं सच कह रही हूं। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं और उन शक्तियों की सहायता से मैं तुम्हारी मरी हुई बीवी को जिंदा कर सकती हूं। करण ने उस लड़की से कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, मरे हुए लोग जिंदा नहीं हो सकते, समझे? तुम मुझसे झूठ मत बोलो। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, तुम सिर्फ सामने देखो। और जैसे ही करण ने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने उस लड़की ने स्नेहा की लाश को जमीन पर लेटा रखा था और उसके चारों तरफ उसने मोमबत्तियां जला रखी थी। और उसके बाद उस लड़की ने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने मंत्रों का जो जाप था उसे तेज कर दिया। और जैसे ही मंत्रों का जाप तेज हुआ वैसे ही उस झोपड़ी में जितनी भी चीजें थी वो हिलने लगी और वहां पर भूकंप आने लगा। और तभी अचानक से करण ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? और एक धमाका हुआ। करण बेहोश हो गया और उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर है और उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां स्नेहा बैठी हुई थी और स्नेहा बिल्कुल ठीक ठाक थी। स्नेहा को बिल्कुल ठीक देखकर करण उसकी तरफ दौड़ा और करण ने कहा, स्नेहा 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 उठो, स्नेहा तुम ठीक तो हो? और उसके बाद स्नेहा उठ गई। स्नेहा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। हुआ क्या था? क्या हुआ था? हम दोनों तो कार में थे ना? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं हम? और उसके बाद करण ने रोते हुए कहा, तुम ठीक हो, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। करण स्नेहा को सारी हकीकत बताने वाला ही था, लेकिन उससे पहले उसे उस लड़की की बात याद आ गई। उस लड़की ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो रहा है तो उसे किसी को मत बताना। इसलिए करण ने इस बात को छुपा कर रखा और उसने कहा, चलो अब हम घर चलते हैं। और वो स्नेहा को लेकर जैसे तैसे मेन रोड तक पहुंचा और कई किलोमीटर मेन रोड पर चलने के बाद वहां पर एक कार गुजर रही थी और उस कार ने उन दोनों को पैदल चलते हुए देखकर अपनी कार को रोका और उसने कहा, क्या हुआ? आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? क्या आप शहर के अंदर जा रहे हैं? और स्नेहा और करण ने हाँ में सर हिलाया और उस कार ड्राइवर ने कहा, ठीक है आप बैठ जाइए, आप ऐसे पैदल पैदल कब तक चलेंगे, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूँ। और उसके बाद करण और स्नेहा और उस कार ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया और वो सीधा शहर की तरफ निकल गए। वो दोनों जब घर पहुंचे तब करण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर घुसे वैसे ही करण ने स्नेहा को गले से लगा लिया और एकदम कस के पकड़ लिया। स्नेहा ने कहा, अरे क्या हो गया, छोड़ो। और उसके बाद करण ने कहा, आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, समझी तुम? अगर तुम गई ना तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा।
उसके बाद स्नेहा ने कहा, अरे मैं तुम्हें कब छोड़ कर गई? मुझे तो पहली बात समझ नहीं आ रहा कि जब मैं गाड़ी में थी और अचानक से उस जंगल में कैसे आ गई? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, बताओ बताओ क्या हुआ है? और उसके बाद करण ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और उसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और वो दोनों एकदम फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन करण जो था उसे काफ़ी अजीब चीज़ें महसूस हो रही थी। जैसे स्नेहा का जो बिहेवियर था वो थोड़ा चेंज सा था। जैसे वो पहले थी वैसे वो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके अंदर सारी जो अच्छी क्वालिटीज़ होती थी वो भरी हुई थी, लेकिन उसकी जो पहले वाली कमियां थी वो कमियां उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। करण जो कुछ भी कहता था स्नेहा अच्छे से करती थी और हमेशा करण का ख्याल रखती थी। और करण को समझ नहीं आता था कि जो स्नेहा कुछ टाइम पहले हमेशा लड़ती रहती थी और हमेशा उल्टे जवाब सवाल जवाब करती थी, वो अचानक से इतनी सीधी और इतनी अच्छी कैसे हो गई? उसे ये बात हजम हो नहीं रही थी। क्योंकि कभी भी आप किसी भी मतलब अपने दोस्त के साथ, कभी भी अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी अटैच्ड होंगे और आप दोनों के बीच अगर लड़ाई नहीं होगी तो आपको यही लगेगा कि शायद कुछ तो मिसिंग है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रिलेशन के लिए, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो लव हो, तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत लड़ाई झगड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और यही चीज़ें जो है वो करण को नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे बहुत कुछ अलग लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्नेहा के साथ है ही नहीं, वो किसी और के साथ है। और यही सारी बातें उसे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे और दिन बीते तो और भी चीज़ें जो थी वो चेंज होने लगी। पहले स्नेहा इतनी फिजिकल नहीं हुआ करती थी, लेकिन नॉर्मल डेज में जो प्रेजेंट टाइम था उसमें स्नेहा कुछ ज़्यादा ही फिजिकल हो रही थी। जब भी करण घर में आता और ऑफिस का सामान वगैरह रखता, वैसे ही स्नेहा की जो हरकतें होती थी वो चालू हो जाती थी। वो हमेशा करण को फिजिकल होने के लिए मजबूर करती रहती थी और करण का मन नहीं होता था तब भी उसे ना चाहते हुए भी अपने प्यार को प्रूव करने के लिए फिजिकल होना पड़ता था। और ये चीज़ें काफ़ी वक्त तक चलती रही। धीरे धीरे साल हुआ, 2 साल हुआ और उनका एक प्यारा सा बेबी भी हुआ। और बेबी के आने के बाद से ही करण की जो जिंदगी थी वो पूरी बदल सी गई। वो एकदम खुशनुमा हो गया था और उसकी जो जिंदगी थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। वो अपने बेबी को बहुत प्यार करता था और धीरे धीरे उसका बेबी बड़ा होता गया और उसका जो बेबी था वो एक लड़का था और उसकी उम्र लगभग 10 साल हो गई। और 10 साल बाद जब काफ़ी कुछ नॉर्मल हो गया था और करण एकदम भूल सा गया था कि उसके साथ कुछ अजीब घटा था उसके जीवन में, वो एकदम रिकवर हो गया था। लेकिन वो पुरानी वाली स्नेहा को मिस करता था। वो सोचता था कि आखिर ये तो मेरी स्नेहा है, लेकिन जो बात इसमें पहले थी वो अब क्यों नहीं है? क्या मेरा इससे मन भर गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, जान से ज़्यादा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा उससे मन भर जाए। तो आखिर बात क्या है? स्नेहा मुझे पहले जैसे क्यों नहीं लगती? उसमें मुझे अलगपन क्यों नजर आता है? और ये सारे जो सवाल थे सालों से करण को परेशान कर रहे थे। और एक शाम करण का एक बेस्ट फ्रेंड था, उसने करण को इनवाइट किया पार्टी के लिए। और वो जो पार्टी थी वो एक अकेले की पार्टी थी, यानी कि सिर्फ उसमें करण और उसका बेस्ट फ्रेंड ही थे। इसलिए करण ने भी मना नहीं किया और रात के वक्त वो अपने दोस्त के साथ एक अच्छे से बार में चला गया और वहीं पर ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करते करते करण के दोस्त ने कहा, और बता भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में? हाँ, मैं तो अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि जॉब को चेंज कर दूँ। यार, इतनी कम सैलरी में भला कुछ होता है क्या? अब तेरी सैलरी देख कितनी अच्छी है, मुझे भी कम से कम तेरी जितनी सैलरी तो चाहिए। क्या बोलता है? उसके बाद करण ने कहा, हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, सैलरी तो तेरी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरी भी सैलरी कौन सी ज्यादा है? मैं भी परेशान ही रहता हूँ पैसों को लेकर। हमेशा महीने के एंड तक सारे पैसे खत्म हो ही जाते हैं। कुछ सेविंग्स में चले जाते हैं, बाकी मेरा जो बेटा है उसकी स्कूल फीस में, और भी 10 तरह के खर्चे तू जानता ही है। और उसके बाद करण का जो दोस्त था उसने भी हाँ में सर हिलाया। और उसके बाद करण के दोस्त ने मुस्कुराते हुए पूछा, और बता, भाभी के साथ तेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है?
जिसके जवाब में करण ने कहा, क्या खाक बढ़िया चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है स्नेहा को, कुछ समझ नहीं आता। जो बात उसमें पहले थी वो बात मुझे नजर ही नहीं आती। और फिर करण के दोस्त ने कहा, अरे तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है, होता ही है, शादी के बाद ऐसा ही होता है। मतलब अब तुम्हारा सब हो चुका है, एक बेबी हो गया, तो अब पहले वाली फीलिंग नहीं आती यार। जिसके जवाब में करण ने कहा, यार ऐसा नहीं है, मैं स्नेहा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन पहले वो जैसी थी ना, वो बातों पे लड़ती थी और काफी इरिटेट भी करती थी। उसके अंदर एक चाइल्डिश बना था, एकदम बच्चों जैसा, और वो हमेशा काफी खुशनुमा रहा करती थी। लेकिन अब जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम जो मैं बोलता हूँ एकदम रोबोट की तरह कर देती है, और हमेशा वो कुछ ज्यादा ही फिजिकल रहने लगी है। मतलब जैसे ही घर में घुसता हूँ वैसे ही, अब तू समझ ही सकता है। इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी स्नेहा को आखिर हो क्या गया है। और बातें करते करते उन दोनों ने इतनी ज्यादा पी ली कि करण को होश ही नहीं रहा कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं। और करण ने नशे में ही बोला, अरे यार जब से वो एक्सीडेंट हुआ है ना, जिसमें मैं और स्नेहा काफी घायल हो गए थे, और स्नेहा की तो मौत ही हो गई थी, और उस लड़की ने स्नेहा को फिर से जिंदा किया था, तब से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। वरना मेरी स्नेहा पहले बहुत अच्छी थी, अब जाकर वो ऐसी हो गई है। और करण का जो दोस्त था उसने सोचा कि अब करण को कुछ ज्यादा ही नशा हो गया है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसलिए उसने करण से कहा, चल भाई अब मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। और उसके बाद करण ने कहा, नहीं नहीं भाई, मेरे पास है मेरी कार, मैं चला जाऊंगा उसमें। जिसके जवाब में करण के दोस्त ने कहा, अभी तूने कुछ ज्यादा ही पी ली है, समझा, तू ड्राइविंग नहीं कर सकता है, इसलिए चिंता मत कर। मैंने पिया लेकिन लिमिट में, मैं कार को ड्राइव कर सकता हूँ, तू बैठ, मैं तेरे को घर तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद करण ने कहा, चल ठीक है यार, तू कहता है तो, तेरी बात में कहाँ टाल सकता हूँ। उसके बाद करण कार में बैठ गया और उसका जो दोस्त था वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार को स्टार्ट करके करण के दोस्त ने सीधा कार करण के घर के बाहर रोकी, और करण के दोस्त ने कहा, ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, ठीक है, और तू चिंता मत कर, ये सब फालतू की बातें सोचना बंद कर दे, समझा, शादी के बाद ये सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। हाँ अब तो परेशान मत हो, अंदर जा, भाभी तेरा इंतजार कर रही होंगी। और उसके बाद करण ने कहा, हाँ हाँ साले, तू कभी मजे लेने में पीछे रहा, चल जा, हाँ मैं भी चलता हूँ अब। उसके बाद करण जो था वो एकदम नशे में सीधा घर के अंदर घुसा और उसने कहा, स्नेहा, स्नेहा कहाँ हो तुम, आ जाओ, तुम कहाँ हो, देखो मैं आ गया। उसके बाद स्नेहा को कोई जवाब नहीं आया, और करण ने 2-3 बार स्नेहा को आवाज लगाई, तभी बेडरूम से आवाज आई, करण मैं बेडरूम में हूं, जल्दी आ जाओ, हमारा बेटा सो चुका है। और जैसे ही ये बात करण ने सुनी तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने कहा, अच्छा अच्छा, तो आज आते ही, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग डार्लिंग। और ये कहकर करण ने घर का दरवाजा बंद किया और वो सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वहां पर स्नेहा लेटी हुई थी और उसने काफी कम कपड़े पहने हुए थे। करण इतनी ज्यादा नशे में था कि उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और उसने सीधा स्नेहा के पास आना शुरू कर दिया, और स्नेहा भी बिल्कुल करण के पास आ गई। उसने जरा सा भी करण से कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो करण के पास आती गई। धीरे धीरे स्नेहा ने करण के सारे कपड़े उतार दिए और उसके बाद वो दोनों फिजिकल होने लगे, और फिजिकल होते होते करण को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और स्नेहा भी काफी एंजॉय कर रही थी। करण ने कहा, अरे थोड़ा धीरे धीरे करो वरना हमारा बेबी उठ जाएगा। और उसके बाद स्नेहा ने कहा, तुम बस चुप रहो, जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ। और करण जो था वो हंसने लगा और स्नेहा अपना एंजॉय कर रही थी, और एंजॉय करते करते काफी घंटे बीत गए और करण जो था उसकी हालत खराब हो गई। करण ने कहा, अरे बस करो यार, अब कितना करोगी, बस अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और उसके बाद स्नेहा ने कहा, अभी तुम नहीं सो सकते, जब तक मैं चाहूंगी तब तक तुम करोगे,
समझे तुम। और उसके बाद करण ने कहा, अरे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने को आ गया है, अब मैं कितना करूं बताओ। हाँ, अब मैं नहीं कर सकता, मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है, समझे तुम, अब मुझे सोने दो। और उसके बाद स्नेहा ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ फिजिकल होती रही। और धीरे धीरे उसका जो फिजिकल होना था वो और भी ज़्यादा ब्रूटल होता गया। उसने अपने नाखूनों से करण को नोचना शुरू कर दिया और करण के शरीर से खून बहना शुरू हो गया। करण ने कहा, स्नेहा ये तुम क्या कर रही हो, मुझे चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है। और उसके बाद स्नेहा ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, समझा। मैं जो कर रही हूँ वो करने दे, वरना जान से जाएगा। मैंने तुझसे कहा था ना, उस रात जो कुछ भी हो रहा है उसे किसी को मत बताइयो, लेकिन तूने अपने दोस्त को बता दिया और अब तुझे मरना पड़ेगा। और जैसे ही करण ने यह बात सुनी तब करण ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो स्नेहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। करण का जितना नशा था वो सब उतर गया और स्नेहा जो थी वो सिर्फ हंसते हंसते फिजिकल हो रही थी। और धीरे धीरे उसका जो असली चेहरा था वो करण के सामने आने लगा। और करण ने देखा कि जिसके साथ वो इतने सालों से रह रहा था वो बल्कि स्नेहा नहीं थी, बल्कि वही लड़की थी जो उस झोपड़ी में करण को मिली थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसका पूरा जो शरीर था वो सोने की तरह चमक रहा था और वो करण के साथ फिजिकल हो ही जा रही थी। और करण भी एकदम डर गया था। करण ने कहा, तुम इतने सालों से मेरे साथ रह रही थी। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, यानी कि यक्षिनी ने, हाँ, मैं ही तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रही थी, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया और अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और ये कहते ही उस यक्षिनी ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से करण का जो दिल था उसे फाड़ दिया और उसकी दिल को बाहर निकालकर उसने सारा खून जो था उसे पी लिया। और इसी के साथ करण की काफी दर्दनाक मौत हो गई।